नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ 18 और 19 जून की करंट अफेयर्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो फिर मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनको डिटेल में करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे उनको रट्टा मारना ना पड़े, तो उनकी मदद कर दीजिएगा शेयर करके, ठीक है। एंड आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। ये 18 जून को मनाया गया है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, इसको 18 जून को मनाया गया है। अब बात कर ले गैस्ट्रोनॉमी की, तो इसका अर्थ है फूड और कल्चर, ठीक है। इसकी स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर। इसकी स्टडी का फूड एंड कल्चर की स्टडी को हम लोग गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मैं आपको और एक बात बता दूं, कभी कभी इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, फूड साइंस, कुकिंग टेक्निक्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी के अंडर इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, ये पहली बार यूएन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2016 में 21 दिसंबर 2016 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। उस साल ये पहली बार मनाया गया था और उस साल के बाद ये कंटिन्यू हर साल मनाया जाने लगा है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे की, देखिए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सतत विकास से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सतत विकास को अंग्रेज़ी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप पूछे कैसे, तो देखिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ जो कि दोनों में ही कॉमन है। जैसे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर ले, कृषि विकास की बात कर ले, तो ये टॉपिक ऐसा है कि ये दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी में भी इम्पॉर्टेंट है ये। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात, ठीक है, सतत खाद्य उत्पादन की बात कर लेते हैं। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दोनों में ही कॉमन है। तो ठीक है, तो समहाउ सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इज लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस डे को पहली बार 2016 को मनाया गया था, उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। एंड इवन इसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, संस्थाओं ने ये ध्यान में रखने की जिम्मेदारी ली है कि जिससे कि ये गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाए, ठीक है। ये जिम्मेदारी जिन संस्थाओं ने ली है वो है यूएनजीए, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। उसके बाद है फाओ, एफएओ, फाओ तो बोलते नहीं है, एफएओ, आई एम सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आती है यूनेस्को, जैसे कि आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 3 संस्थाएं हैं जो कि इनका इस चीज़ का ध्यान रखती है, जिससे कि 18 जून को पूरे विश्व में हर जगह ये दिन मनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात तो मैंने बहुत कर ली है, तो फाओ की बात थोड़ी कर लेते हैं, आई एम सॉरी अगेन, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये बनी थी 1945 में, ये बनी थी कनाडा में, ठीक है। और इसके अभी हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके अभी डायरेक्टर जनरल है कू दोंग्यू। ये जो कू दोंग्यू हैं, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। ये 1945 में बनी थी इंग्लैंड में, ठीक है, परंतु इसके अभी हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजूले, ठीक है। ऑड्री अजूले आई थिंक ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनके पिताजी मोरक्कन थे, एंड्री अजूले आई थिंक, अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ऑड्री अजूले जो है, ये अभी डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी की गई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स। एक बात मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, चाहे वो रेलवेज़ की बात कर लीजिए, सीजीएल की बात कर लीजिए, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए,
तो ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन कभी कभी हम क्या करते हैं, बस इंडेक्स की रैंक्स को ध्यान में रखते हैं, टॉप में कौन है, आखिर में कौन है, इंडिया कौन सी रैंक पे है। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 15 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो है ये रिलीज़ की गई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IED। तो इस रैंक के अनुसार जो सबसे शांतिप्रिय देश है उनमें टॉप में है आइसलैंड, सेकंड में है न्यूजीलैंड, ये मेरी फेवरेट कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ में से एक है। थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है पोर्तुगल एंड फिफ्थ है स्लोवेनिया, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ में पहला ही याद रखना ज़रूरी होता है, फिर भी मैंने 5 दे दिए हैं। आइसलैंड पहला है। अगर पीसफुल लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़ की बात करें, सबसे कम, सबसे अशांत देश, ये भी बोल सकते हैं सबसे कम शांतिपूर्ण देश या फिर सबसे ज़्यादा अशांत देश, ये अफ़गानिस्तान को माना गया है, ठीक है। टोटल रैंक है, टोटल कंट्रीज़ जिनमें ये रैंकिंग की गई है वो है 163 कंट्रीज़ को लेकर ये रैंक बनाई गई है, ये इंडेक्स बनाई गई है। इसमें आखिरी रैंक पर जो है 163 पर वो है अफ़गानिस्तान। आपको पता है वैसे भी अफ़गानिस्तान में बहुत सारे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ठीक है। और कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पाकिस्तान के हैं, इवन ISIS के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में है यमन 162, सीरिया 161, साउथ सुडान 160 और उसके बाद इराक 159। ये इराक का रैंक याद रखिएगा, मुझे कुछ बताना है इसके बारे में आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आइसलैंड टॉप पर है, स्कोर है 1072, ठीक है। और बात कर ले अफ़गानिस्तान की तो ये 3574 सबसे बॉटम में है। तो अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ और भी बताया गया है, लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड लार्जेस्ट डिटोरिएशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है, बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स यूक्रेन में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, परंतु जिसकी रैंक अभी भी उसकी रैंक 143 है। और इराक में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर भी उसकी रैंक 159 है, ठीक है। मतलब पहले जितनी अशांति थी उससे कमी है, ठीक है, परंतु इतनी भी नहीं कमी है कि वो रैंक में आगे बढ़ जाए, ठीक है। और लार्जेस्ट डिटोरिएशन बताया जाए तो बुर्किना फासो, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा अशांति और बढ़ी है, ऐसे एक्टिविटीज़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। बुर्किना फासो 134 रैंक पर है और बेलारूस जो कि 117 पर है। तो इससे पहले जो उसका रैंक था उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा अभी मतलब इसकी जो रैंकिंग्स है बहुत ज़्यादा घट चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज़, बुरे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, यहाँ अशांति बढ़ गई है। बात कर ले आते हैं हमारे प्यारे भारत पर। तो प्यारे भारत की जो रैंक है मैंने यहाँ पर 2 हिस्सों में दे दी है, एक तो रैंक इन द वर्ल्ड और एक हमारे साउथ एशियन रीजन में जितने कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से रैंक, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में वैसा भी रैंक किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं। इंडिया वर्ल्ड में इसकी रैंक है 135 और साउथ एशियन रीजन में इसकी रैंक है 5th। और साउथ ईस्ट आ रहा है। साउथ एशियन रीजन की बात करें तो पहला देश जिसने रैंक 1 पे आई है वो है भूटान, साउथ एशियन रीजन में, और पूरे वर्ल्ड में ये 22nd में है। सही में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, ठीक है। और जैसा कि हमको पता भी है, मैंने एक मूवी भी देखी थी इसके भूटान के ऊपर, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, याद आएगी तो मैं बताता हूँ आपको। इसी पीस को लेकर ही था, ठीक है। फिर नेपाल की बात आते हैं, नेपाल साउथ एशियन रीजन में 2nd पर है, वर्ल्ड में 85th रैंक पर है। बांग्लादेश की बात कर ले, वर्ल्ड में 91, साउथ एशिया में 3rd। श्रीलंका की बात कर ले, साउथ एशिया में 4th और वर्ल्ड में है 95। और 5th में जैसे कि हमको पता है साउथ एशियन रीजन में इंडिया 5th पर है और रैंक वर्ल्ड के रैंक पर 135 पर है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, पता नहीं कैसे। प्रीवियसली अगर बताएं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसकी जो रैंक थी पाकिस्तान की वो 152 थी, इस बार ये हो गई है 150। तो बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इस देश में। तो और लास्ट जो है चाइना, देखिए चाइना साउथ एशियन रीजन में तो हम पकड़ते नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने चाइना को यहाँ इंक्लूड कर दिया है। चाइना की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है 100। तो चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में आशीष चंदोरकर, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के लिए 3 साल के लिए चुन लिया गया है एज काउंसिलर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी हाल ही में आशीष चंदोरकर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए काउंसिलर चुन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम आशीष चंदोरकर की, ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है इनकी तस्वीर। तो ये बेंगलुरु में बेस्ड एक पॉलिसी थिंक टैंक कंपनी है, स्माही फाउंडेशन। ठीक है, स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, तो उसके ये डायरेक्टर है। ओके, ये उसके एक डायरेक्टर हैं, ये स्माही फाउंडेशन के डायरेक्टर है आशीष चंदोरकर। और मैं आपको ये बता दूं, ये पहली बार हुआ है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी एक प्राइवेट पर्सन को, मतलब जिसका गवर्नमेंट से कोई लिंकअप नहीं है, ऐसे किसी प्राइवेट पर्सन को चुना है WTO के मिशन के लिए। ठीक है, बात करें WTO की, तो जैसा कि देखिए मैंने कहा फर्स्ट प्राइवेट पर्सन है ये। बात करें WTO की, तो इसके मेंबर्स टोटल है 164 मेंबर्स, और ये बनी थी 1995 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है जेनेवा में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, जिस बिल्डिंग में ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं उसका नाम है CWR बिल्डिंग। इट स्टैंड्स फॉर CWR स्टैंड्स फॉर सेंटर विलियम रैपर्ड। सेंटर विलियम रैपर्ड बिल्डिंग में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल अभी है एंगोजी ओकोंजो उएला। ठीक है, एंगोजी ओकोंजो उएला, आई एम सॉरी। तो चलिए, अच्छा जब WTO की बात हो रही है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको GATT के बारे में पता होगा। GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड और ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसके बारे में भी शायद पता होगा आपको। ये 1947 में बनी थी। देखिए ये 1995 में बंद हो गई थी। ठीक है, और इसके बंद होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था WTO का बनना। ठीक है, अंतर क्या था? अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था? देखिए GATT जो थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, GATT जो थी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, परंतु ये एक टेम्पररी इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस के साथ थी। ठीक है, इंटरनेशनली इसका जो एग्जिस्टेंस थी, इसका जो स्थायित्व था वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1995 में 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद WTO को फॉर्म किया गया। 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद WTO को फॉर्म किया गया, उसके बाद GATT को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम न्यूजीलैंड। अभी वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट, लकड़ी की बनी सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी न्यूजीलैंड से। ये अभी नहीं होगी, आप लोग चैन से सांस ले सकते हैं, ये इस साल के एंड तक हो जाएगी बता रहे हैं। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस साल के एंड तक, 2021 के एंड तक, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसका नाम दिया गया है वीज़ा, WISA, वीज़ा वुडसैट। इस सैटेलाइट को बनाया जाएगा इवन फिनलैंड में, आई एम सॉरी, इसको बनाया जाएगा फिनलैंड में। डिज़ाइन एंड बिल्ट बना गया है और डिज़ाइन दी गई है फिनलैंड में। इसकी साइज़ की अगर बात कर ले तो देखिए 10x10x10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट्स हैं इसमें। 10x10x10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट्स, तब समझ सकते हैं ये। ठीक है, ये लकड़ी से बनी होगी। इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, जैसे इनमें एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जिससे उन लकड़ियों को ढक दिया जाए। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं सेपरेटली इसको लेकर एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, इट विल बी लॉन्च्ड बाय ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से छोड़ी जाएगी, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक प्रोटोटाइप है। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, इस साल के एंड तक इसको छोड़ दी जाएगी, वीज़ा वुडसैट। तो और ये जो मिशन है, अभी वीज़ा वुडसैट की ये जो मिशन बनाया गया है, इसके इनिशिएटर, ठीक है, इसके क्रिएटर माने जाते हैं जरी मैकिनन। जरी मैकिनन को इनका इस मिशन का क्रिएटर माना जाता है। जरी मैकिनन कौन है? ये एक फिनलैंड के राइटर एंड ब्रॉडकास्टर है। बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, क्योंकि यही तो लॉन्च करने वाली है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बनी थी 30 मई 1975, यूरोप में बनी थी, एंड इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। CEO की बात करें तो है जोहान डेट्रिक वार्नर। ठीक है,
जोहान डैट्रिक वार्नर। फिनलैंड की बात कर लें, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। हम फिनलैंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको डिज़ाइन और बनाया गया है फिनलैंड में, और इसके जो मेकर है, इनिशिएटर है इस मिशन के, वो भी जरी मकीनन, वो भी फिनलैंड के ही है। तो फिनलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, इसकी करेंसी यूरो है, ठीक है। 2012 के बाद से ये यूरो बन गई है। इससे पहले फिनिश मार्का जो थी, ठीक है, या फिर इसको हम फिनिश मार्क भी बोलते हैं, ये मार्क इनकी करेंसी हुआ करती थी, फिनिश मार्का या फिनिश मार्क। 2002 के बाद ये यूरो में कन्वर्ट हो गई। बात कर ले फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, उनका नाम है सना मरीन। आपको याद होगा 2019 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी फिनलैंड की। इवन ये वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, सना मरीन। 34 ईयर्स एज में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो न्यूजीलैंड से छोड़ी जाएगी, तो न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, इसके प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा अर्डन, ठीक है। इवन आपको ये पता होना चाहिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड वी शुड नो दिस, हमें न्यूजीलैंड के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1893 में न्यूजीलैंड पहली देश बनी थी जिन्होंने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था, ठीक है। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था 1893 में, 1893 में, ठीक है। आते हैं अब यहाँ एक ऑबिच्युअरी है, ये बहुत दुख की खबर है हम सबके लिए। मिल्खा सिंह जो थे, लेजेंडरी मिल्खा सिंह, ये अभी 91 एज उम्र में 91 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के कारण। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों ही पहले एक अपने करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, उनकी वाइफ जो थी निर्मल मिल्खा सिंह कौर, उनकी भी मृत्यु हो गई थी इसी कोरोना के कारण। तो उम्मीद करते हैं, और क्या कर सकते हैं, उम्मीद क्या करें, छोड़िए, आई एम सॉरी। बुरा तो बहुत लग रहा है क्योंकि ये हमारे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ में, 1958 के कॉमनवेल्थ में। इवन मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, मुझे बहुत ताजुब हुआ कि ये जब दौड़ते थे ना, तो ये अपना होश खो बैठते थे। मतलब इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिस करते थे, हार्डवर्क करते थे, वर्कआउट करते थे कि कभी कभी तो ये बेहोश हो जाते थे, ठीक है। कभी कभी इनके मुंह से ये जब थूकने जाते थे तो पानी, वो जो इनकी जो थूक निकलती है, थूकने का जगह ये खुद ही वहीं लेट जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, अब चले गए 91 ईयर्स एज में कोविड के कारण। आपको एक बात बताऊं मैं, ये इनको जब एडमिट किया गया था मई 18 में, ठीक है, इनको कोरोना मई 18 को ही शायद हुई थी। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल से ही कही थी बात कि चिंता मत करो, ये युद्ध मैं जीत के आ जाऊंगा बहुत जल्दी, फिर करते हैं वैक्सीनेशन। अब बहुत दुख की खबर है, अब नहीं रहे ये। चलिए बढ़ते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर, आई एम सॉरी, मैंने महीना ही नहीं दिया, मंथ नहीं दिया इधर मैंने, ठीक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1928 में हुआ है, ठीक है, गोविंदपुरा, पाकिस्तान में। इनके बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, मैंने कुछ इंक्लूड कर दिए हैं इधर। ये इंडिया के फर्स्ट एथलीट थे जिन्होंने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, ठीक है। ये रिकॉर्ड करीब 50 सालों तक चली थी। फिर जब कृष्णा पुनिया 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो दिल्ली में हुई थी, इसमें डिस्कस थ्रो के इवेंट पे जब कृष्णा पुनिया ने गोल्ड जीता था, तब ये रिकॉर्ड टूट गई थी। फिर बात करें एशियन गेम्स की, तो इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीती थी। 1956 की जो टोक्यो एशियन गेम्स थी, टोक्यो एशियाड जो थी, उसमें 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड जीता था। इवेंट 1962 में जकार्ता में जो हुई थी, उसमें भी 2 इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था, 400 मीटर और 4x400 रिले में इन्होंने गोल्ड जीता था। चलिए और एक ऑबिचुअरी है, वो भी देख लेते हैं। अभी मुफ्ती फैज़ उल वहीद, ये एक जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर है जिन्होंने कुरान को, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कुरान को गुर्जरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। गुर्जरी लैंग्वेज में कुरान को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बात कर ले गुर्जरी लैंग्वेज की, ये देख पा रहे हैं, ये है मुफ्ती फैज़ उल वहीद। गुर्जरी लैंग्वेज की बात कर ले, इसको गुजरी भी बोलते हैं, कहीं गुजरी बोलते हैं, कहीं गुजरी बोलते हैं, कहीं गोजरी और गोजरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में बोला जाता है। अगर इंडिया की बात कर ले तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
और पंजाब, हरियाणा, ये हो गया, राजस्थान, गुजरात, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स में ये भाषा बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी पूमा ने युवराज सिंह को दोबारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। देखिए पिछले एक डेकेड से पिछले 10 वर्षों से युवराज सिंह ही पूमा के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है पूमा से। ये युवराज सिंह खुद भी शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको फिर से अभी ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है पूमा मोटर स्पोर्ट इन इंडिया। बात कर ले पूमा की, तो ये इसकी हेडक्वार्टर है जर्मनी में। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1948 में। इसके सीईओ है बियॉन्ड गोल्डन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है युवराज सिंह, पूरी लुक बदल गई है इनकी अभी। तो जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ और ऐसे नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं जिनको अभी कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले ही मैंने बताया था आपको कि अभी माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर को चुन लिया गया है। ये एक डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी है, माई लैब, पुणे में शायद बेस्ड है ये, ठीक है। और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं अक्षय कुमार। इवन मैंने ये भी कहा था इन्होंने सेल्फ वो कोविड-19 को चेक करने के लिए इन्होंने पहला क्या बोलते हैं इसको, कोविशील्ड, राइट, सेल्फ टेस्ट किट बनाया था। देश का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट बनाया था जिसका नाम था कोविसेल्फ। ये बनाई थी किसने? माई लैब ने। तो माई लैब के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? अक्षय कुमार। आरोग्य सेतु की बात करें तो अजय देवगन। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चुने गए हैं स्मृति मंदाना। क्यू मैथ, इनको इसके एम्बेसडर चुने गए हैं ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। आपको याद होगा विद्या बालन की एक मूवी आई थी शकुंतला, अगर आपको याद है तो इंडियन ह्यूमन कैलकुलेटर जिसको कहा जाता है, शकुंतला देवी, उनकी बायोपिक आई थी जिसमें विद्या बालन ने उनका रोल निभाया था। तो इसी कारण से क्यू मैथ ने उनको एज ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो कुलदीप हंडू। बाफ्टा ब्रेक थ्रू की बात करें AR रहमान। क्लास प्लस, इन्होंने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। डॉक्टर ट्रस्ट की बात करें तो ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, ठीक है, इन्होंने रोहित शर्मा को अपनी ब्रांड एम्बेसडर चुन ली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 पब्लिश की गई है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। देखिए यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। 2 कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होती है, एक होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और एक होता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है जो आपके सामने है, इसको पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, और जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके। तो अभी ये IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये इंडेक्स जारी की गई है। ये 64 कंट्रीज़ को रैंक करती है, ओके। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ 64 इकोनॉमीज या कंट्रीज। 64 कंट्रीज़ को ये रैंक में रखती है। बात कर ले टॉप पे तो स्विट्ज़रलैंड है टॉप पे, नेक्स्ट है स्वीडन, उसके बाद आपको जैसा रैंक दिख रहा है डेनमार्क, नेदरलैंड, सिंगापुर। देखिए 2020 की जो अगर रैंक थी उसकी बात करें तो सिंगापुर टॉप में थी, ठीक है, इस बार सिंगापुर 5th में आ गई है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 43, जो अनचेंज्ड है, जो बदली नहीं है। ब्रिक्स कंट्री जो है इनकी बात कर लें तो ब्राज़ील है 57th, रशिया है 45th, इंडिया है 43rd, चाइना 16th, साउथ अफ्रीका 62nd। ब्रिक्स कंट्री में इंडिया 2nd पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तैयार की जाती है, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स को एग्जामिन करके किया जाता है। 4 फैक्टर्स को एग्जामिन करके ये इंडेक्स तैयार की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये सवाल आ ही सकता है कि कितने फैक्टर्स को एग्जामिन करने के बाद ये प्रॉस्पेरिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, IMD के द्वारा। तो ये 4 है, क्या क्या है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में आयरलैंड के ऑलराउंडर एंड इवन द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट प्लेयर ऑफ आयरलैंड केविन ओब्रायन, ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है सिर्फ ODI से। मतलब वो अभी टेस्ट एंड
T20 के लिए रेडी हैं। सिर्फ ODI से इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। केविन ओब्रायन, इन्होंने आयरलैंड को 153 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है। ये देख पा रहे हैं आप, ये है केविन ओब्रायन। इन्होंने अपने 15 साल के करियर में 3619 रन्स बनाए हैं एंड इवन 114 विकेट्स ली हैं। ठीक है, आयरलैंड की बात हो रही है तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, प्राइम मिनिस्टर है लियो वरादकर। और आयरलैंड की एक बात मैं आपको बता दूं, इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका नेशनल सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हार्प। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा हार्प क्या है, अगर नहीं पता तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आयरलैंड इज़ द ओनली कंट्री जिसका नेशनल सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हार्प बोलते हैं। एंड इवन आयरलैंड को हम एमरल्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है, कम ज़्यादा बारिश होती रहती है। ठीक है, यहाँ की जो वेदर है वो वेट है, ड्राई नहीं है। बारिश के वक्त पे बारिश होती है और वेदर जो है ड्राई रहता है। गर्मियों के वक्त पे गर्मी रहती है परंतु वेदर ड्राई ही रहता है। तो पूरे साल ये जो है एकदम हरा भरा रहता है। आप कभी चेक कीजिएगा गूगल पे तो आपको दिख जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अभी हाल ही में लॉरेल हबार्ड, इनको देखिए अच्छे से, ये वो लेडी हैं, अभी वो ट्रांसजेंडर बनी है। लॉरेल हबार्ड जो 87 kg प्लस 87 kg कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग कर रही है, करती है, आई एम सॉरी, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। एंड ये आने वाले जो टोक्यो ओलंपिक्स है, ठीक है, इनमें ये पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो ओलंपिक्स में compete करने वाली है। इन्होंने अपना जेंडर चेंज किया था 2012 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, इन्होंने अपना जेंडर ट्रांजिशन किया था 2012 में। इससे पहले भी उन्होंने 1998 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इवन जीता भी था। तो ऐसे बहुत सारे वेन्यूज़ में इन्होंने कम्पीट किया, जीता। तब ये एज अ मेल कम्पीट करते थे, परंतु 2012 में जब इन्होंने जेंडर ट्रांजिशन किया, मतलब ये जब एक महिला से, एक पुरुष से महिला बनी, उसके बाद ये पहली टूर्नामेंट ऐसी है जहाँ पर ये हिस्सा लेने वाले हैं। मतलब ओलंपिक्स की बात कर ले, ये है लॉरेल हबार्ड। ठीक है, इनकी उम्र है 43 kg। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ये एक वेट लिफ्टर है और ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं 87 kg वुमेंस कैटेगरी में। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात बता दूं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2015 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है वो compete कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में। ठीक है, एज वुमेन वो compete कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस क्या थी? उनके अनुसार ये था, कंडीशन ये था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कंडीशंस ये थे कि कोई भी एक ट्रांसजेंडर एज अ वुमेन compete कर सकती है तब जब उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पिछले 12 महीनों में, मतलब जब ये कंपटीशन होगी उससे जस्ट 12 महीने पहले तक उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल 10 नैनोमोल्स पर लीटर से कम हो। ठीक है, 10 नैनोमोल्स पर लीटर से कम हो उसका टेस्टोस्टेरोन्स, तब जाके ही वो एज अ वुमेन compete कर सकती है। बात हो रही है IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1894 में पेरिस में। इसके हेडक्वार्टर्स है लोज़ैन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। और ये इम्पॉर्टेंट, जाते जाते और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, फर्स्ट ओलंपिक जो हुई थी इसको ऑर्गेनाइज किया था बैरन पियरी डी कुबर्टीन ने। ठीक है, बैरन पियरी डी कुबर्टीन। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और अगर अच्छा लगता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ और हिस्ट्री की जो वीडियो मैं लाया हूँ उसके नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।